हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 जो हमने लास्ट क्लास में ही स्टार्ट कर दिया था। इसके हमने कुछ टॉपिक भी एक्सप्लेन कर लिए हैं, तो किसी ने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, और आज हमको स्टार्ट करना है सूर्यमंडल वाला टॉपिक। ठीक है, तो जो हमारा सौर मंडल है वो उसमें टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, जैसे कि आप भी जानते हैं। ठीक है, तो सूर्य और 8 ग्रह और जितने भी उपग्रह हैं तथा कुछ जो खगोलीय पिंड है ना, जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, ये सबसे मिलकर हमारा सूर्यमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सौर परिवार का नाम देते हैं। और इसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। ठीक है, तो सूर्य क्या है? इसका मुखिया है। किसका? पूरे सौर मंडल का। ओके, सूर्य जो है ना, तो ये क्या है? सूर्यमंडल का एक केंद्र में स्थित है वो। ठीक है, आपने देखा होगा सूर्य बीच में होता है, सारे ग्रह उसके आजू बाजू में ही होते हैं। तो ये जो होते हैं वो केंद्र में स्थित है, बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से ये बने हुए हैं। ठीक है, इसके सूर्य में क्या है कि एक खिंचाव बल है जिसके वजह से वह सूर्यमंडल को बांधे रखता है। सूर्य जो है ना, वो सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। इसके अलावा किसी के पास प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, सिर्फ सूर्य के पास ही है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज और ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि सूर्य जो है वो नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। और वो सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसीलिए हमें सूर्य की जो बहुत ख़तरनाक वाली लाइट है वो महसूस ही नहीं होती, और अगर महसूस होती तो हम सब तो जल ही जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रह। तो जो हमारा सौरमंडल है इसमें टोटल 8 ग्रह है। और अगर हम दूरी के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले आता है बुध, फिर आता है शुक्र, 3rd नंबर पे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये तो आपको याद ही होगा। और अगर आपको सीरीज़ वाइज नहीं याद हो पाता है तो आप ये याद कर सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अगर ये भी नहीं होता है तो आप एम वेम जे सन याद कर सकते हैं, एम वेम जे सन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो सूर्यमंडल में टोटल कितने हैं? 8 ग्रह हैं। एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर वो लगाते रहते हैं। ठीक है, सूर्यमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। और सब लोग क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। और चक्कर लगाने का जो ये आकार है ना, इस आकार को कहते हैं दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। और ये जितने भी ग्रह हैं वो अपने कक्षा में ही घूमते हैं। ठीक है, और यही क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का जो चक्कर लगाते हैं, सूर्य का जो चक्कर लगा रहे हैं तो वो दीर्घवृत्ताकार में लगा रहे हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। ठीक है, बुध जो है ना वो सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में उसको केवल 88 दिन लगते हैं। जैसे कि हमारा पृथ्वी है तो उसको सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं ना, पर जो बुध है ना वो बहुत ज़्यादा पास में है तो इसको 88 दिन ही लगते हैं। ठीक है, जो शुक्र है ना, उसको शुक्र कौन सा नंबर का ग्रह है? तो दूसरे नंबर का ग्रह है। ठीक है, तो जो शुक्र है उसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। वो सेम टू सेम आकार और आकृति में पृथ्वी के समान ही है। ठीक है, ये आपको ना एक नोटबुक और पेन निकाल के बैठना है और सब कुछ इम्पॉर्टेंट लर्न करते रहना है, क्योंकि सीटेट में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सारी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। चलिए, अभी तक प्लूटो भी ना एक ग्रह माना जाता था, परंतु क्या हुआ है ना कि जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन है उनकी बैठक हुई 2006 में और उन्होंने निर्णय लिया कि कुछ पहले खोजे गए जो अन्य खगोलीय पिंड है ना उसे बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, तथा जैसे कि प्लूटो हो गया। ठीक है, तो ये कैसे ग्रह हो गए? बौने ग्रह हो चुके हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
टॉपिक जो है वो है पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य की दूरी से हम बात करें तो वो तीसरा ग्रह है। ओके, और अगर हम आकार की बात करें तो ये पांचवा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, पांचवें नंबर पे आता है आकार के वाइज। अगर नंबर वाइज करें तो ये थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, इसके जो ध्रुव है ना, ऊपर वाले जो ध्रुव है, ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिण ध्रुव। तो ये चपटे हैं। ठीक है, चपटे होने के कारण इसका जो आकार है ना, उस आकार को भू आब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू आब। ऐसा है हमारा अर्थ। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? भू आब, मतलब कि जियोइड शेप कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो भू आब का मतलब होता है कि पृथ्वी के समान आकार वाला। ओके, चलिए, तो जीवन के लिए सबसे अनुकूल अगर परिस्थिति कहीं पे संभव है तो वे केवल पृथ्वी पर ही है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है, और इसमें पानी भी है, वायु भी उपस्थित है, और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ओके, वायु में जीवन के लिए एक आवश्यक गैस पाई जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हीं कारणों से पृथ्वी जो है सूर्यमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है और उसे सबसे ज़्यादा यूनिक प्लैनेट भी माना जाता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की हमें दिखाई पड़ती है। अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो वो आपको ब्लू कलर की दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उसका जो 2/3 हिस्सा है ना वो पानी से ही ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2/3 हिस्सा क्या है? सिर्फ पानी ही पानी है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक गाना भी याद आ रहा होगा, आज ब्लू है पानी 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 पानी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है चंद्रमा। ठीक है, अब जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। ठीक है, तो ये क्या है ना, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की सैटेलाइट है, नेचुरल उपग्रह है। ठीक है, जो इसका व्यास है ना वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। मतलब समझ लो इतना बड़ा अगर हमारा पृथ्वी है ना तो इसका 1/4 मतलब कि इतना हिस्सा ही क्या है? चंद्रमा है। सोचो आप, पृथ्वी से भी 4 गुना छोटा है ये। ठीक है, तो इतना सा ही हमारा चंद्रमा है। तो यह इतना बड़ा इसलिए हमको दिखाई देता है क्योंकि वो हमारे पृथ्वी से बहुत ज़्यादा नज़दीक में है। ठीक है, और जो उसकी दूरी है वो कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा तुरंत ही, अभी इसी वक्त लिख लीजिए। 3,84,400 किलोमीटर इसकी दूरी है। ओके, तो इसीलिए आपको ये जो है बहुत बड़ी दिखाई देती है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर, ठीक है, चंद्रमा जो है समझ लो ये पृथ्वी है और समझ लीजिए ये चंद्रमा है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करती है। ठीक है, और लगभग इतना ही समय उसको अपने कक्ष में घूमने में भी लगता है। जैसे पृथ्वी है तो वो 24 घंटे में अपने प्लेस पे घूम जाती है ना, पर ये जो है चंद्रमा है उसको 27 दिन ही लगते हैं अपने प्लेस पे घूमने के लिए। ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको 27 दिन घूमने में भी लग रहे हैं, चंद्रमा का पृथ्वी का परिक्रमा करने में भी 27 दिन लग रहे हैं, और अपने प्लेस पे घूमने में भी उसको क्या लग रहा है? 27 दिन लग रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम चंद्रमा का एक ही हिस्सा देख पाते हैं। ठीक है, चंद्रमा की जो परिस्थिति है ना वो जीवन जीने के लिए अनुकूल नहीं है। क्यों अनुकूल नहीं है? क्योंकि उसके सतह पर पर्वत है, मैदान है और गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर हम छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो आपने देखा होगा जब पूर्णिमा के दिन पूरा चांद पूर्ण होता है तो उसमें आपको ऐसे ऐसे कुछ दाग दिखाई दिए होंगे, राइट। तो हम बोलते हैं अरे चांद पे तो दाग है, बट ये चांद पे कोई दाग नहीं, बल्कि ये तो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। ठीक है, और ये जो माउंटेन्स है ना वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़े हैं। 11,000 समथिंग
उनकी कुछ हाइट है, ठीक है, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी बड़े बड़े हैं, जिसके वजह से ये हमें दिखाई देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह। अब ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रह को छोड़कर असंख्य ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे पिंड जो हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये सूर्य है ना, तो उसके तरफ छोटे मोटे ऐसे पत्थर, छोटे मोटे पिंड जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह जो है ना, वो ग्रह का ही एक भाग होते हैं, मतलब ये ग्रह ही होता है। क्षुद्र ग्रह जो होता है वो एक ग्रह ही होता है, पर बहुत वर्ष पहले कहीं ना कहीं विस्फोट हुआ होगा और ये जो ग्रह है वो छोटे मोटे टुकड़ों में बट गया होगा, ठीक है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अब पढ़ते हैं उल्का पिंड क्या होता है, ठीक है। तो उल्का पिंड जो है ना, ये भी क्या है कि छोटे मोटे पत्थर होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, और उसे ही क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी जो ये उल्का पिंड है ना, पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति ना पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। ऐसा लगता है कि अब तो पृथ्वी पे गिर ही जाएंगे, ठीक है। पर इस प्रक्रिया में क्या होता है कि वायु के साथ इतना ज़्यादा घर्षण होने के कारण ये जो उल्का पिंड है ना, वो गर्म हवा में ही जल जाते हैं, नीचे तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। जिसके वजह से हमें आसमान में कभी कभी एक प्रकाश उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, कोई कोई जो उल्का पिंड है वो पूरी तरीके से नहीं जल पाते हैं और वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं, और गिरने की वजह से वो पृथ्वी पर बहुत बड़े गड्ढे बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि उल्का पिंड जो है वो क्या होते हैं? छोटे मोटे पत्थर होते हैं जो हमारे पृथ्वी पर हमेशा ही गिरते रहते हैं, ठीक है। हमेशा ही ऐसे गिरने की कोशिश करते हैं, बट हमारे जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है ना, 5 लेयर, तो ये हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये जो हवा का घर्षण इतना ज़्यादा होता है कि उल्का पिंड रास्ते में ही जल जाते हैं, अंदर तक नहीं आ पाते, बट कोई कोई उल्का पिंड आ जाता है, ठीक है। एक उल्का पिंड आया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो उल्का पिंड का नाम कौन सा है जो महाराष्ट्र में गिना था, ठीक है। और वो एक लेक बन चुका है, लेक, और लेक ही बन जाते हैं हमेशा से। चलिए आगे देखते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमत्कार रास्ता कभी देखा है? ठीक है, तो यह लाखों तारों का समूह है, और यह जो है उसे ही हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, हमारा जो सूर्यमंडल है ना, इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना जो है ना, आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। मतलब ऐसा लगता है कि आकाश में कोई प्रकाश वाली नदी, जिसमें ऐसी नदी जिसमें बहुत लाइट है, ऐसी नदी बह रही है, तो इसलिए इसको न क्या कहा जाता है? आकाश गंगा कहा जाता है। ठीक है, जिसमें करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली होती है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा क्या होगा? आपका ब्रह्मांड होगा। अब ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा क्या है? आकाश गंगा। आकाश गंगा का एक छोटा सा हिस्सा क्या है? सौरमंडल। और सौरमंडल का एक छोटा सा हिस्सा क्या है? आपका ग्रह। ठीक है, अब ग्रह का एक छोटा सा हिस्सा क्या होगा? पृथ्वी होगा। ओके, तो आकाश गंगा मिलकर क्या बनाती है? ब्रह्मांड बनाती है। ठीक है, ब्रह्मांड की जो विशालता है उसकी कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में क्या कर रहे हैं? अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसके आकार के संबंध में हमें अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? अभी भी इसकी खोज में लगे हुए हैं, बट फिर भी हमें ये बात तो पता ही है कि हम इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ठीक है,
तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ा होता है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा क्या है, आकाशगंगा। आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा क्या है, सौरमंडल। सौरमंडल का एक छोटा सा हिस्सा क्या है, हमारा पृथ्वी। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। बट अब हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है आपको, जो इम्पोर्टेंट चीज़ छूट गई है वो, जैसे कि क्या आप जानते हैं। ओके, तो पौराणिक रोमन कहानियों में सोल मतलब कि सूर्य देवता को कहा जाता था, तो ये याद रखिएगा। और सौर का शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सूर्य का परिवार कहा जाता है या फिर सोलर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, और सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखो अपने नोटबुक में। ठीक है, अब ये शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसका उपयोग जो है ना एक भाषा में करते हैं, और अक्सर वे दूसरी भाषा के लिए भी एक शब्द हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, राइट। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। जो ज्योग्राफी शब्द है ना वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। मतलब जिसमें हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि भाई कैसा उनका उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनी है। एक होता है जी का अर्थ होता है पृथ्वी, और एक होता है ग्राफिया जिसका अर्थ होता है लिखना, मतलब पृथ्वी के बारे में लिखना या फिर पृथ्वी के संबंध में अधिक जानकारी लेना। ये होता है ज्योग्राफी का मतलब। ठीक है, तो जो मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफिया मतलब होता है लिखना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो रात में आपने आसमान को देखा ही होगा, और देखकर आप मोहित तो हो ही गए होंगे। ठीक है, तो खगोलीय पिंड और उनकी गति के संबंध में जो भी अध्ययन करते हैं ना, खगोल पिंड मतलब कि सूर्य, तारा, ग्रह के बारे में जो लोग भी अध्ययन करते हैं उन्हें खगोल शास्त्री कहा जाता है। ठीक है, और जो आर्यभट्ट थे ना वो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि जो सभी ग्रह है और चंद्रमा है ना वो क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। किसी भी न चंद्रमा के पास खुद का लाइट है और न किसी भी ग्रह के पास खुद की लाइट है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं वो है कि जो हमारे सूर्य भगवान है ना, तो सूर्य की जो लाइट है ना वो कितने स्पीड में आती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आती है। मतलब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। भाई सोच लो कितना स्पीड में इनकी लाइट आती है, तो भी पृथ्वी में पहुंचते पहुंचते उसको 8 मिनट लग जाता है। 8 मिनट, सोचो हम कितने दूर हैं। और ये क्वेश्चन ना 50 बार रेट में आया है और आगे भी आने की संभावना है। अभी आप इनको जानते ही हैं, ये कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा की सतह पे उन्होंने अपना कदम रखा था। तो कब रखा था, 20 जुलाई 1971 में। ठीक है, 20 जुलाई 1971 में उन्होंने चंद्रमा पे पहली बार अपना कदम रखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं उपग्रह क्या होते हैं। तो एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है। ठीक है, तो उपग्रह का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है सैटेलाइट। तो ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, रुको पृथ्वी को हम ब्लू कलर में कर देते हैं। तो ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, अब मून क्या हो जाएगा, मून क्या कर रहा है, पृथ्वी का राउंड लगा रहा है ना, तो जो मून है वो पृथ्वी का क्या हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो उपग्रह क्या होता है, एक खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों का चक्कर लगाता है। ठीक है, और जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं तो वो कैसे होते हैं, एक कृत्रिम पिंड होते हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा भेजा जाता है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है। ठीक है, और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित कर दिया जाता है। ठीक है, और जो अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह है ना उसके नाम क्या है,
इनसेट, IRS, एडूसेट। ठीक है, ये तीनों याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय उपग्रह कौन से हैं। तो एक है इनसेट, एक है IRS और एक है एडूसेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, अब कोई भी नहीं है, तो ये चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं इसके अंदर एक नोटबुक में आप लिख लें, ताकि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ इसका रिवीजन ही करना हो, बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में लेसन नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहे आई एम पॉसिबल क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।